What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. वेलकम टू स्टडी लवर. देखिए हमारे यहाँ पॉलिटिकल लेक्चर चल रहे हैं और अब तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं स्टार्टिंग से ही हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कॉन्स्टिट्यूशन का, किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन निकल के आया, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट. उसके आगे हम लोगों ने देखा मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वगैरह वाला कॉन्सेप्ट. इसके बाद में हमने फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखा. उसके बाद में हमने देखा प्रीएम्बल और उसके बाद में हमने देखा यूनियन एंड इट्स टेरिटरी और इसके बाद में सिटीजनशिप. और अब हमारा चैप्टर है फंडामेंटल राइट. तो फंडामेंटल राइट अब हमारा चैप्टर चल रहा है. फंडामेंटल राइट में बेसिक में बता चुका हूँ लास्ट लेक्चर में. अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर है. इस नेक्स्ट लेक्चर में हम लोगों को क्या क्या देखना है. इस लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं सबसे पहले तो कि स्टेट क्या होता है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके खिलाफ हम लोग देख रहे थे कि फंडामेंटल राइट अगर कोई हनन करता है तो हम कोर्ट में जा सकते हैं. तो वर्ड स्टेट यूज किया गया है. तो उसका मतलब क्या है, वहां पर स्टेट के अंदर कौन कौन आता है पहले ये देखेंगे स्टार्ट. फिर इसके बाद में देखेंगे इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ और इक्वलिटी बिफोर लॉ. ये काफी कंफ्यूजिंग टर्म्स रहती हैं दोनों. तो आज के लेक्चर के बाद में कभी भी आप लोगों के माइंड में इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा. दोनों टर्म्स यहां पर क्लियर हो जाएंगे बिल्कुल. फिर इसके आगे हमारा चलेगा रूल ऑफ लॉ और उसके बाद में क्या क्या एक्सेप्शन है, कहां पे ये इंप्लीमेंट नहीं होता है. और उसके बाद में फिर आर्टिकल 15 देखेंगे हम, प्रोहिबिशन ऑन डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड. तो लार्जली हम आज दो आर्टिकल कवर करने जा रहे हैं, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15. इस पर हमारा पूरा फोकस रहेगा और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर फ्यूचर में आता है तो वो आप कभी भी अब गलत नहीं करोगे ये वीडियो देखने के बाद में. ओके, आइए अब आगे चलते हैं. तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट रखे गए हैं, स्टार्टिंग में 7 थे, बाद में एक डिलीट कर दिया था, 6 रह गए थे. किस तरीके से फंडामेंटल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं और क्यों हमको इतनी पावर दी गई है, सिटीजन ऑफ इंडिया को क्यों इतनी पावर दी गई है, वो सारा हमने लास्ट लेक्चर में देखा. अब इस लेक्चर में हम क्या देखने जा रहे हैं कि जो वर्ड स्टेट है उसको किस तरीके से यहाँ पर डिफाइन किया गया है. यहाँ पर स्टेट वर्ड को हम लोग देखते हैं जिसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, हाई कोर्ट में जा सकते हैं अगर हमारे फंडामेंटल राइट का हनन होता है तो यहाँ पर पहले तो स्टार्टिंग में इसको डिफाइन करने की कोशिश की गई है. यहाँ पर तो बोला गया है, देखिए कि अगर कोई भी आपके फंडामेंटल राइट का हनन करता है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं. ठीक है, तो ये हमने कब देखा था, देखिए लास्ट में हमने डिस्कस किया था कि टोटल आर्टिकल कितने फंडामेंटल राइट में, 12 से याद आ रहा है कितने हैं. देखिए रिवीजन करके चलना है जरूर, रिवीजन बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है. जहां पे भी आप रिवीजन में ढीले पड़ जाएंगे कोई मतलब नहीं होगा किसी भी लेक्चर देखने का. तो आर्टिकल कितने से कितने तक होता है, यहाँ से 12 से 35 तक आता है. ये पार्ट 3 में आता है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये पार्ट 3 में कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया है. ठीक है, तो यहाँ पर आर्टिकल 12 के बारे में बात कर रहे हैं कि किस तरीके से डेफिनेशन दी गई है आर्टिकल 12 में कि स्टेट होता क्या है, जिसके खिलाफ अगर कोई हमारे फंडामेंटल राइट का हनन कर रहा है तो हम कोर्ट में जा सकते हैं. तो यहाँ पर स्टेट में इंक्लूड करते हैं गवर्नमेंट और पार्लियामेंट. जिस तरीके से एग्जीक्यूटिव होती है, लेजिस्लेटिव होती है. देखिए मुझे एक एसएमएस मिला था कि सर ये एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव ये सब क्या क्या है. ये जब पार्लियामेंट वाला सेक्शन चलेगा एक एक टर्म्स अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, कोई भी डाउट आपके माइंड में नहीं छोड़ूंगा. अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, नेक्स्ट लेक्चर में उसको कवर करूंगा. ओके, तो यहां पर देखिए अगर पार्लियामेंट होता है या फिर गवर्नमेंट होती है, इसी तरीके से ये तो यहां पर सेंटर की बात हो गई, नीचे वाले में स्टेट की बात हो गई. एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव होते हैं जो स्टेट के ऑर्गन होते हैं, या ऑल लोकल अथॉरिटी भी बात की गई यहाँ पे, म्यूनसिपैलिटी, पंचायत वगैरह, ये भी जितनी भी लोकल अथॉरिटी है. या फिर दूसरी अथॉरिटी जो होती है स्टैच्यूरी बॉडी, जो कि किसी लॉ के द्वारा बनाई जाती है पार्लियामेंट के द्वारा. नॉन स्टैच्यूरी बॉडी कौन सी होती है, जो एग्जीक्यूटिव एक्शन के द्वारा बनाई जाती है, पार्लियामेंट में कोई लॉ पास नहीं किया जाता है. ठीक है, लाइक ये हो गया, एलआईसी हो गया, ओएनजीसी हो गया, सेल हो गया. तो ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा बनाई जाती है, ना कि पार्लियामेंट में कोई लॉ बनाया जाता है इनके लिए. तो अगर इस तरीके की कोई भी अथॉरिटी फंडामेंटल राइट का हनन कर रही है तो कोर्ट में जाया जा सकता है डायरेक्ट. ठीक है, इसके अलावा अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो कोई प्राइवेट बॉडी भी अगर इस तरीके की हरकतें कर रही है जो फंडामेंटल राइट का हनन कर रही है तो भी सुप्रीम कोर्ट में जाया जा सकता है. तो भी स्टेट के अंदर आता है अंडर आर्टिकल 12. तो यहां पर हम लोगों ने देखा स्टेट की डेफिनेशन अंडर आर्टिकल 12 की क्या है. स्टेट यहां पर इन सबको काउंट करके बोला गया है कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं अगर हमारे फंडामेंटल राइट का हनन करता है तो ये सब जो भी यहां पर है इनको स्टेट बोला गया सुप्रीम कोर्ट में. देखिए बोला तो अलग तरीके से जाता है, पर लेकिन क्या होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक लाइव डॉक्यूमेंट इसीलिए बोला जाता है. क्यों, क्योंकि टाइम टू टाइम इसको चेंज किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. देखिए हर टाइम एक जैसी सिचुएशन नहीं रहती है. स्टार्टिंग में क्या था, हमारी कंट्री जब आज़ाद हुई तब उस टाइम पे लिटरेसी बहुत कम थी, आज की डेट में लिटरेसी अच्छी खासी हो चुकी है. तो हर एक चीज़ें चेंज होती रहती हैं. तो इसी तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को भी एक
मतलब चेंज किया जाता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, सोसाइटी में उस टाइम पर क्या प्रिवेल हो रही है, तो उसके हिसाब से चेंज किया जाता है। तो हमारा सुप्रीम कोर्ट उसको डिफाइन करता रहता है टाइम टू टाइम। जिस तरीके से बेसिक स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट है वो भी सुप्रीम कोर्ट ने इसी बेस पर डिफाइन किया कि बेसिक स्ट्रक्चर का एक कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं, जिसके हिसाब से देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में हर जगह चेंज किया जा सकता है पर उसकी बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं होनी चाहिए। ओके, अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या है वो भी आज तक डिफाइन नहीं है, बट बेसिक स्ट्रक्चर वर्ड डिफाइन है। क्यों? क्योंकि वो केस टू केस वेरी करती रहती है। केस टू केस जो भी केस आएगा उसके हिसाब से हम देखेंगे कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का हनन कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये पावर किसके पास में है? ये पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास में। ओके, वैसे नॉर्मली अगर थोड़ा सा मैं आप लोगों को बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बताना चाहूं तो इस तरीके के वर्ड वहां पर यूज किए जाते हैं, आप लोग इनको थोड़ा याद रख सकते हैं जिससे कि आपके माइंड में थोड़ी क्लैरिटी आ जाए। जिस तरीके से सोवरेनिटी हमारी कंट्री की, इंडिया की सोवरेनिटी होनी चाहिए, तो सोवरेनिटी कोई हर्ट नहीं करना चाहिए, ये बेसिक स्ट्रक्चर है। सेपरेशन ऑफ पावर एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर है। जिस तरीके से एनजेएसी का मैंने एग्जांपल दिया था लास्ट लेक्चर में, किस तरीके से नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को रद्द कर दिया गया, किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। क्यों? क्योंकि इंडिपेंडेंसी को हर्ट कर रहा था सुप्रीम कोर्ट की। तो इस तरीके से सेपरेशन ऑफ पावर निकल के आता है। ठीक है, फेडरेशन है हमारे यहाँ पे, रूल ऑफ लॉ है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है। तो इस तरीके की जो बातें की जाती है, बैलेंस बिटवीन द पार्ट थर्ड एंड पार्ट फोर्थ, फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये सब बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। अगर इनको कोई हनन कर रहा है तो फिर सुप्रीम कोर्ट पिक्चर में आ जाता है, तब देखता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है या नहीं है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है तो आगे बढ़ो, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं है तो पिन ड्रॉप साइलेंस, वहीं पर रुक जाओ और देखो कि अब हम क्या करने जा रहे हैं। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट बन जाता है मसीहा। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के हाथ में फुल पावर आ जाती है यहाँ पे। तो इस तरीके से हम इसको इस तरीके से हम समझते हैं। तो स्टेट की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी यहाँ पर। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे ये वाला पार्ट काफी इंटरेस्टिंग है। अगर आप इसको देखकर चलेंगे तो यहाँ पे बोला गया लॉ इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स। अगर कोई भी लॉ फंडामेंटल राइट के हिसाब से नहीं है तो उसको भी नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा, मतलब उसको शून्य कर दिया जाएगा, उसकी कोई वरीयता नहीं रहेगी, उसको खत्म कर दिया जाएगा। ये बात बोली गई है। क्या बोला गया यहाँ पे ये बोला गया कि देखिए, जब फंडामेंट, अब तक हमने देखा आर्टिकल 12 की बात कर रहे थे हम, अब यहाँ पर देखेंगे हम आर्टिकल 13 के बारे में। तो आर्टिकल 13 के बारे में क्या बोला जाता है कि कोई भी ऐसा लॉ जो फंडामेंटल राइट के हिसाब से नहीं है उसको खत्म कर दिया जाएगा। अब खत्म किस तरीके से किया जाएगा? खत्म करने के भी दो तरीके हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट के लिए बोला गया आर्टिकल 32, ठीक है ना, और हाई कोर्ट के लिए बोला गया आर्टिकल 226, 226। तो ये ऐसे आर्टिकल पावर है ये सुप्रीम कोर्ट के पास में कि अगर कोई भी लॉ इनकंसिस्टेंस रहता है किसी भी तरीके से, फंडामेंटल राइट को या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल को इनवैलिड, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी बातें रखी गई हैं उसके हिसाब से वर्क नहीं कर रहा है जो लॉ बनाया गया है, तो फिर उसको खत्म कर दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के द्वारा, दोनों को यहां पर बोला गया है। ठीक है, तो ये पावर यहां पर दी जाती है दोनों को। तो आप लोगों को ये भी मतलब कंफर्म होना चाहिए, देखिए दोनों के हाथ में पावर है यहां पर। ठीक है ना, कई बार कंफ्यूजन में आ जाती है बातें, अगर कोई क्वेश्चन आता है तो यहां पे क्लैरिटी रखनी है आपको माइंड में। आगे क्या बोला गया है, जिस तरीके से लास्ट स्लाइड में हम लोगों ने डिफाइन किया है स्टेट में कौन कौन आ रहा था वहां पे, इसी तरीके से यहां पे डिफाइन किया है लॉ, कि कौन सा लॉ की इनकंसिस्टेंट होता है अगर, तो उसको कौन कौन सा लॉ उसके अंदर आता है। तो ये आर्टिकल 13 के अंदर रखा गया है। ठीक है, तो आर्टिकल 13 के अंदर क्या क्या बातें बोली गई हैं? सबसे पहले बोला गया परमानेंट लॉ जो कि पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बनाती है प्रॉपर वे में। पहले क्या करता है, पहले एक हाउस में पास होता है, फिर दूसरे हाउस में पास होता है, फिर प्रेसिडेंट या गवर्नर के साइन होते हैं, तो उसके बाद में जो लॉ बनता है, ठीक है ना, तो वो एक परमानेंट लॉ बनता है। इस तरीके का लॉ अगर कोई बनाती है तो वो हो सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं है तो उसको नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा। टेम्परेरी लॉ कौन सा होता है? जिस तरीके से ऑर्डिनेंस आता है, ऑर्डिनेंस निकल के आता है तो प्रेसिडेंट और गवर्नर अलग अलग निकालते हैं ऑर्डिनेंस लेजिस्लेटिव असेंबली के हिसाब से। जिस तरीके से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइज करती है तो उसके बेस पे लॉ निकल के आता है वो। ठीक है, तो उसको भी नल एंड वॉइड किया जा सकता है। इसके बाद में क्या होता है, कोई स्टैच्यूटरी इंस्ट्रूमेंट, जिस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा एग्जीक्यूटिव एक्शन जिस तरीके से लिया जाता है। अभी क्या एक्शन निकल के आया था कि हाईवे के आसपास में 500 मीटर तक कोई भी शराब नहीं पीनी है, तो एक तरीके से नोटिफिकेशन था। ठीक है ना, इसी तरीके से ये नोटिफिकेशन निकल के आया था। ये क्या निकल के आया था अभी? एनिमल स्लॉटर की बात की थी जिसमें वध किया जाता था जानवरों का, तो उसको भी नोटिफिकेशन के थ्रू बैन कर दिया गया था कि किसी का वध नहीं करना है। ठीक है, तो ये भी हमने नोटिफिकेशन के तहत ही निकाला था। तो फिर सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है उस तरीके से। तो अगर इस तरीके का भी कोई भी लॉ आता है तो उसको भी नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा। फिर इसके बाद में अगर कोई नॉन लेजिस्लेटिव सोर्स, कोई भी कस्टम या लॉ बनाया जाता है किसी भी सोसाइटी का, वो भी अगर फंडामेंटल राइट का हनन करता है तो उसको भी साइड में रख दिया जाएगा। आप लोग इशू देख सकते हैं इसी तरीके का, ट्रिपल तलाक का जो इशू चल रहा है वो हनन कर रहा है फंडामेंटल राइट का मुस्लिम वुमेन का,
तो ये भी केस कोर्ट में कई बार हट हट के आता है फिर से घूम घूम कर। तो ये सारे इसी तरीके से बातें यहां से निकल के आती है। कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी ये बातें लिखी हुई हैं कि फंडामेंटल राइट का इनके ग्राउंड पर हनन नहीं होना है। और ये काफी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है, आप लोगों को ये याद रखनी है। आर्टिकल 13 के तहत बोला गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट अगर कोई होता है उसको लॉ नहीं माना जाएगा। ठीक है, मतलब अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट ये लोग करते हैं तो उसको लॉ नहीं माना जाएगा, इसीलिए उसको चैलेंज नहीं किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में, उसको चैलेंज नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये बात बोली गई थी, मतलब कोर्ट में उसको चैलेंज नहीं किया जाएगा। ठीक है, सीधी सीधी बात ये निकल के आती है। तो यहाँ पे क्या बात बोली गई, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में केस आया केशवानंद भारती का, ये लैंडमार्क केस है एक 1973 में। तो इस केस के तहत बोला गया कि देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को चैलेंज किया जा सकता है अगर वो फंडामेंटल राइट को हनन कर रहा है। और कॉन्सेप्ट क्या निकल गया, बेसिक स्ट्रक्चर का। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट निकल गया। देखिए पार्लियामेंट कहीं ना कहीं बचना चाह रही थी कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हम लोग कर दे रहे हैं तो फिर उसका हनन नहीं माना जाएगा। वो तो हमने प्रॉपर वे में अमेंडमेंट किया है, पहले राज्यसभा में पास किया, लोकसभा में पास किया, फिर प्रेसिडेंट के साइन हुए, तो एक प्रॉपर वे में उसको हैंडल करके लेके आ रहे हैं और हम जनता के द्वारा चुने हुए नुमाइंदे हैं तो हम ऐसा कुछ कर सकते हैं। पर लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जब केस आया केशवानंद भारती का, तो उसने बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट बोला। उन्होंने बोला कि आप अमेंडमेंट करके कल को बेसिक स्ट्रक्चर चेंज करके रख देंगे और बोल देंगे कि हमने तो अपना काम कर दिया। पर लेकिन अगर वो फंडामेंटल राइट का इस तरीके से हनन कर रहा है तो उसको भी नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा, उसको भी खत्म कर दिया जाएगा। तो ये किस केस में निकल के आया, ये केस था केशवानंद भारती का केस। ये काफी इंपॉर्टेंट केस है, याद रखना इसके बारे में, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इसी से घूम घूम कर इर्द गिर्द। नेक्स्ट पार्ट जो आता है वो है राइट टू इक्वालिटी। देखिए यहां पर जब भी इसकी बात आती है तो आप लोगों को इसको याद रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 14 के अंदर आता है। इंपॉर्टेंट किस लिए है, इंपॉर्टेंट इसलिए यहां पर देखिए यहां पर क्या बोला गया है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो दो वर्ड यूज किए गए, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। तो दो बातें यहां पर बोली गई हैं। तो देखिए अगर आप लोग इसको देख के चले, इक्वालिटी बिफोर लॉ ओरिजिन कहां से है, ब्रिटेन से। ठीक है, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इक्वालिटी बिफोर लॉ ब्रिटेन से है और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से है। तो देखिए यहां पर दोनों का हमारे यहां पर मर्ज किया गया है, मतलब दोनों ही बातें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखी गई है। ऐसा नहीं है किसी एक को फॉलो करके हम लोग चले हैं, तो दोनों ही बातें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। आप लोगों को पहले तो यही याद रखनी है। इसके बाद में क्या बोला जाता है कि स्टेट शैल नॉट डिनाई एनी पर्सन, कि किसी भी पर्सन को डिनाई नहीं कर सकता है इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ विद इन द टेरिटरी। यूनियन नहीं बोला, टेरिटरी बोला है। टेरिटरी में सब कुछ आ जाता है, जिस तरीके से हमने कंप्लीट एक वीडियो भी देखी थी, उसमें टेरिटरी में सब कुछ आ जाता है, स्टेट भी आ जाता है, यूनियन टेरिटरी भी आ जाती है। और जो कोई हम आसपास की टेरिटरी एक्वायर करते हैं, मैंने एग्जांपल भी दिया था कि कल को हमको गुस्सा आ गया तो चाइना को एक्वायर कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो चाइना हमारी टेरिटरी बन जाएगी और सारे चाइना के सिटीजन हमारे सिटीजन बन जाएंगे, तो वो भी टेरिटरी होती है। तो विद इन द टेरिटरी ऑफ द इंडिया, विद इन द टेरिटरी ऑफ द कंट्री, अगर कोई भी ये हनन नहीं कर सकता है इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ओके, और यहां पे आप लोगों को एक बात देखने को मिलेगी, यहां पर क्या है वो बात, जिस तरीके से हमने अभी स्टेट को डिफाइन किया, हमने लॉ को डिफाइन किया, लॉ के अंदर कौन कौन आता है, इसी तरीके से यहां पे पर्सन को भी डिफाइन किया जा रहा है। इस पर्सन के अंदर यहां पर कोई भी स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशन आ सकता है, ठीक है ना, कंपनी आ सकती है, रजिस्टर्ड सोसाइटी आ सकती है, ऐसा नहीं है कि कोई पर्सन ही है, या फिर लीगल पर्सन आ सकता है जो कि सिटीजन प्रॉपर वे में इंडिया कंट्री का सिटीजन बनाओ, जो कि हमारा सिटीजन बनाओ, तो वो आ सकता है विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अब ये तो हो गया हमारा बेसिक थीम। अब देख लेते हैं जिसके ऊपर ये कंप्लीट अच्छे से मुझे एक्सप्लेन करने में मैंने स्टार्टिंग में बताया था, वो था इक्वल प्रोटेक्शन, वो इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये क्या होते हैं। अब इस वाले कॉन्सेप्ट को देखते हैं। देखिए ये पहले तो आप लोगों को यही याद रखना है, ये ब्रिटेन से ओरिजिन है और ये है अमेरिकन से ओरिजिन। ठीक है, और ये वाला नेगेटिव कॉन्सेप्ट है और ये वाला पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये वाला नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, ये वाला पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। वो कैसे है वो मैं अभी आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं यहां पर। चलिए लेक्चर को थोड़ा टेस्टी बनाते हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, ज़्यादा मतलब परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर लाइट मूड में भी सुनेंगे खुश होकर ये लेक्चर सुना करें ना, तब ये सोचा करो कि आज यार कुछ नया सीखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि यार पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने बैठ रहे हैं, इस तरीके का मूड बना हुआ है, वो बिल्कुल कभी भी नहीं रखना है। बिल्कुल लाइट मूड रखिए और इन्जॉय कीजिए लेक्चर को और मजे मजे में पढ़िए बैठ के। ठीक है, तो यहाँ पर आज लेक्चर देखते हैं। बात क्या की गई है, इक्वलिटी बिफोर लॉ। ठीक है, तो ये निकल के आया और ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। तो ये मैंने आप लोगों को बोला अभी ये नेगेटिव कॉन्सेप्ट है और ये वाला पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। तो पहले तो वही बता देता हूं कि नेगेटिव और पॉजिटिव कॉन्सेप्ट कैसे है। इसके लिए एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में थोड़ी सी टेस्टी चीज लेते हैं, जैसे कि रसमलाई ले लेते हैं। ठीक है, रसमलाई की एक प्लेट आती है 100 रुपीज़ की, मान लीजिए। ठीक है, तो 100 रुपीज़ की ये प्लेट आई, आप लोग दुकान पर गए, आपने 100 रुपीज़ की प्लेट ली, प्लेट लेने के बाद में आपने खाई, इसके बाद में आपने 100 रुपीज़ पे किया। इसके बाद में अगर कोई भी दूसरा पर्सन आता है, मान लीजिए ये आदमी आप है, मान लीजिए
आप हैं डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है। उसके बाद में फिर कोई आता है, जैसे मान लीजिए मैं आ गया, मैं एक टीचर हूँ, ठीक है। तो फिर मैं गया वहां पे, मैंने भी रसमलाई खाई, मैंने भी 100 रुपीज पे करी। इसके बाद में यहाँ पर आ गया मुकेश अंबानी आ गया, मुकेश अंबानी ने खाया, उसने भी 100 रुपीज पे करी। अब अगर देखें तो हम सबकी अगर इनकम देखी जाए, सबकी इनकम अलग अलग है, ठीक है, सबकी इनकम अलग अलग है और सबने 100 रुपीज पे करी एक प्रोडक्ट को लिए, तो इसको कहते हैं नेगेटिव कॉन्सेप्ट। ये बिल्कुल इसी तरीके से आपने बिस्किट खरीदा मार्केट से, आप जो इनडायरेक्ट टैक्स पे करते हैं उसको नेगेटिव कॉन्सेप्ट इसीलिए बोला जाता है। पर लेकिन जब डायरेक्ट टैक्स की बात आती है तो डायरेक्ट टैक्स कैसे होता है, जैसे इनकम टैक्स की हम लोग बात करते हैं तो वहां पर स्लैब डिवाइड की गई है कि अगर 2 लाख से 5 लाख के बीच में है तो इतना टैक्स लगेगा, 5 लाख से 10 लाख के बीच में है तो इतना टैक्स लगेगा। तो वहां पर इस तरीके से स्लैब डिवाइड की गई है, प्रोग्रेसिव होता है, जिसकी ज्यादा सैलरी है, ज्यादा इनकम है, उस पर ज्यादा टैक्स लगेगा, कम इनकम है तो कम टैक्स लगेगा। तो इस तरीके से ये आप लोग समझ सकते हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ बिल्कुल ऐसे ही है जैसे इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। ये किसी में डिस्क्रिमिनेट नहीं करती है, सबको एक तरीके से देखती है, तो सब पे इक्वल इंप्लीमेंट होती है, ठीक है। पर लेकिन ये जो है इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये बिल्कुल ऐसे है डायरेक्ट टैक्स, इसको आप लोग ऐसे समझ सकते हैं। मतलब सबको ये है कि इसमें अगर कोई अमीर आदमी है तो उस पर ज्यादा टैक्स लगेगा, अगर कोई गरीब आदमी है तो उस पर कम टैक्स लगेगा, ये ऐसे है। अब कैसे है इतना तो कम से कम समझ में आ गया होगा। अब पहले इक्वलिटी बिफोर लॉ को देख लेते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में लिखा क्या है यहां पर। ये देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, इक्वलिटी बिफोर लॉ में कोई भी स्पेशल प्रिविलेज नहीं है। मतलब चाहे कोई बेचारा रिक्शा चलाने वाला हो, चाहे कोई अंबानी हो, चाहे कोई भी किसी भी लेवल का हो, सबको इस एक ही तरीके से देखा जाएगा यहां पर। ओके, ये है ब्रिटेन का कॉन्सेप्ट। इसके अलावा क्या बोला गया यहाँ पे आगे अगर देखा जाए, यहाँ पर लॉ ऑफ द लैंड सबसे ऊपर रहेगा। मतलब जो लॉ बना दिया है वो सबके लिए है, अब उसमें कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, उससे ऊपर कोई नहीं है। नो पर्सन अबव द लॉ, चाहे वो पुअर हो, चाहे हाई हो, चाहे लो हो, चाहे ऑफिशियल हो, चाहे नॉन ऑफिशियल हो, चाहे कोई प्रेसिडेंट तो गलत बोल दिया, अभी बताऊंगा प्रेसिडेंट पे इंप्लीमेंट नहीं होता, ठीक है। तो कोई भी हो, थोड़े से इसके एक्सेप्शन भी है, वो आगे चल के आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो सबको इंप्लीमेंट किया जाता है, ये कोई भी लॉ से अबव नहीं है। तो कुछ एक्सेप्शन है वो अभी आगे देखेंगे, पहले आप लोग इसको समझिए। अभी आप लोग ऐसा समझ के चलिए कि ये सबके लिए सेम है, जब एक्सेप्शन आएंगे तो तब आप लोगों के माइंड में अच्छे से क्लियरिटी आएगी कि उनको अलग क्यों रखा गया है। तो अभी आप लोगों को क्या समझना है, इसको ऐसे समझना है जैसे इनडायरेक्ट टैक्स जो हमारा जीएसटी लेके आ रहे हैं हम लोग, तो उसके साथ में कंपेयर करना है। अब सेकंड वाले में अगर मैं पहुंचू तो सेकंड वाला क्या हो गया यहाँ पे, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ के लिए मैं आप लोगों को दूसरा एग्जाम्पल देता हूं। ये बिल्कुल ऐसे है जिस तरीके से मान लीजिए ये हमने एक रनिंग ग्राउंड बना दिया, ठीक है, ये रनिंग ग्राउंड है और यहां पर सबको रेस करानी है हम लोगों को। तो अगर इसका फाइनल रिजल्ट देखें वो हम लोगों के लिए क्या है, फाइनल रिजल्ट ये है कि ये फाइनल डेस्टिनेशन है, ठीक है। फाइनल डेस्टिनेशन यहां पर मान लीजिए 3-4 चक्कर इनको लेके आने हैं, ये वाला फाइनल डेस्टिनेशन हो गया। और ए को तो यहां से दौड़ना है, ठीक है, बी को भी यहां से ही दौड़ना है और सी को भी यहां से ही दौड़ना है, ठीक है। तो अगर हम तीनों को एक ही जगह से दौड़ाते हैं सबको, तो क्या ये सही है, क्या ये जायज है, आप ही बताइए। या तो ए तो जरा सी देर में चक्कर पूरे कर देगा अगर 4 चक्कर लाने हैं, बी तो उसके डबल टाइम लेगा और टी उसका ट्रिपल और 4 टाइम लेगा। तो ये तो डिस्क्रिमिनेट कर दिया आप लोगों ने सी को और बी को एक कंपेयर में, ए को लीवरेज दे दी यहाँ पे, ए को फायदा पहुंचा दिया, पर लेकिन बी और सी को तो आप लोगों ने साइड में रख दिया उठा के। तो इसीलिए बोला जाता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इंप्लीमेंट करने के लिए आप लोगों को इक्वल प्ले ग्राउंड प्रोवाइड कराना पड़ेगा सबको, लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड कराना पड़ेगा सबको। तो किया जाता है इसके लिए ये किया जाता है कि ए को तो यहां से दौड़वाते हैं, बी को हम लोग यहां से दौड़वाते हैं और सी को हम लोग यहां से दौड़वाते हैं, ठीक है। जिस तरीके से मतलब जो डिस्टेंस ये एक्स्ट्रा कवर कर रहे हैं उस डिस्टेंस को यहाँ पे पहले ही अलग बढ़ा दिया जाता है, जिससे कि अगर ये चक्कर काटते हैं, जितने भी चक्कर लेके आते हैं उसके हिसाब से वो आगे रहे। तो ये बात इसलिए की जाती है। तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इसलिए प्रोग्रेसिव कॉन्सेप्ट बोला जाता है कि इक्वल प्रोटेक्शन उन पे इंप्लीमेंट करनी है कि जो इक्वल स्टेटस में है, जिनका इस तरीके की पोजीशन है, इक्वल सब है वहां पर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वहां पर वैसे तो अनइक्वल है सारे और उन पे इंप्लीमेंट कर दिया कि सबको यहां तक पहुंचना है, और वहां पे देखा तो सबको एक साथ बैठा दिया यहाँ पे, तो एक ज्यादा दौड़ रहा है एक कम दौड़ रहा है, ऐसा नहीं करना है। सबको पहले लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड कराना है, उसके बाद में ये लॉ इंप्लीमेंट करना है। तो समझ में आ गया, इसलिए इसको बोलते हैं पॉजिटिव कॉन्सेप्ट और प्रोग्रेसिव कॉन्सेप्ट, जबकि यहां पे ऐसा नहीं है, ये उठा के आंख बंद करके सब पे इंप्लीमेंट कर देते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस है और ये डिफरेंस इतनी बार पूछा जाता है और कई बार इस पे क्वेश्चन भी आते हैं। तो दोनों में क्लियरिटी ये है, ठीक है ना। समझ में नहीं आया तो वीडियो को पॉज कीजिएगा, फिर से पीछे जाइएगा, लेक्चर को सुनिएगा, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, माइंड में क्लियरिटी आ जाएगी अगर शांति से सुनेंगे तो, प्यार से सुनेंगे तो। अगर टेंस होकर सुनेंगे कि मैं पॉलिटी पढ़ रहा हूं और मुझे कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है और मुझे एग्जाम निकाल रहे हैं, तो फिर तो भगवान भरोसे रहिए। कुछ सीखने के पर्पज से लेक्चर को देखिए, ना कि एग्जाम निकालने के लिए। एग्जाम तो निकल ही जाएगा जब आप लोग अच्छे से सीखेंगे, ठीक है। तो इसीलिए सीखिए इसको थोड़ा सा।
अब यहाँ पर मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहूंगा जो आप लोगों को नॉर्मली बुक में नहीं मिलेगी। वो है ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ है। ये कॉन्सेप्ट दिया था अरिस्टोटल ने, ये एक ग्रीक के फिलोसफर थे, तो उन्होंने ये वाला कॉन्सेप्ट दिया था इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, कि सबको पहले क्या लेके आओ, सबको पहले एक लेवल में लेके आओ। यहां पर आप लोगों का आगे देखने को मिलेगा कि इक्वल सर्कमस्टेंसेज में होना चाहिए जिसके ऊपर हम लोगों को इंप्लीमेंट करना है वो, ठीक है, तब वो इस तरीके से इंप्लीमेंट करना है हम लोगों को। ऑल पर्सन को जब सिमिलर सिचुएशन में आ जाए उस टाइम पर आप लोगों को सिमिलर तरीके का लॉ इंप्लीमेंट करना है। ऐसा नहीं है कि अलग अलग उनको दौड़ने के लिए बोला जा रहा है और बोला जा रहा है कि फाइनल डेस्टिनेशन ये है, ठीक है। तो लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक, लाइक एक जैसे को एक जैसा ट्रीट करना है आप लोगों को, जो सिमिलर है उनको एक जैसा ट्रीट करना है, कोई भी डिस्क्रिमिनेट नहीं होना है। तो ये लाइन भी कई बार लिखी जाती है यहाँ पर, ये लाइन आप लोगों को याद रखनी है बहुत अच्छे से। ये कई बार तो ये लाइन ही दे देते हैं कि क्या है इक्वल, क्या है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, तो लाइन क्या लिखेंगे वहां पर वो सुन लीजिए। कंफ्यूजन बहुत होता है इस तरीके की लाइन सुनने में, जब एग्जाम में इस तरीके की लाइन आती है। तो लाइन क्या आएगी, लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक। क्या ये सही है? फिर से सुनिए, लिखा हुआ है नीचे लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक। क्या ये सही है? हाँ सही है। इसकी जगह ये भी दे सकता है अलाइक शुड नॉट बी ट्रीटेड लाइक, या फिर कुछ भी दे सकता है इस तरीके से। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए। आपको अगर एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट पता होगा ना, उसके बाद में फिर वो स्टेटमेंट को किसी भी तरीके से तोड़ मरोड़ ले, आप लोग समझ जाओगे कि ये कहना क्या चाह रहा है या बेवकूफ बनाना चाह रहा है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। जो मैंने अभी आप लोगों को ये रनिंग ग्राउंड वाला एग्जाम्पल देके चला है, अगर आप लोग ये एग्जाम्पल याद रखेंगे तो फिर से लाइक लिखे या लाइक लिखे वो आप लोग आराम से समझ जाएंगे, ठीक है, कि कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो अरिस्टोटल के द्वारा दिया गया एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस थोड़ा थोड़ा यही है कि आप लोगों को देखना है कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। ये भी कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ और इक्वलिटी बिफोर लॉ में ये डिफरेंस है। ये ब्रिटेन का कॉन्सेप्ट है और ये है अमेरिकन कॉन्सेप्ट, ओके। अब जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ है यहां पर, ये निकल के कहां से आता है? ये निकल के आता है रूल ऑफ द लॉ, रूल ऑफ लॉ से निकल के आता है ये, ठीक है ना। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ जो है वो कहां से निकल के आता है? रूल ऑफ लॉ से निकल के आता है। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ को आप थोड़ा सा समझ लेते हैं हम। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ तो हम लोगों ने देख लिया अच्छे से। तो रूल ऑफ लॉ से निकल के आता है और ये किसके द्वारा एक्सप्लेन किया गया है? क्योंकि किसका कॉन्सेप्ट था ये? अभी हम लोगों ने देखा ब्रिटेन का कॉन्सेप्ट था इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो ये एवी डाइसे, ये ब्रिटेन के जूरिस्ट थे, मतलब अच्छी खासी नॉलेज थी इनको। तो इन्होंने इसके बारे में एक्सप्लेन किया था रूल ऑफ लॉ के बारे में। इस तरीके के कई बार छोटी छोटी टर्म्स भी ना एसएससी में यूपीएससी में डायरेक्ट पूछ ली जाती है कि ये कॉन्सेप्ट किसने दिया, ये कहां से निकल के आया। तो आप लोगों को थोड़ा सा पता होना चाहिए इसके बारे में। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे 3 एलिमेंट दिए इन्होंने, ठीक है ना। 3 एलिमेंट से 2 स्टार्टिंग वाले जो हैं ये एब्सेंस ऑफ द आर्बिट्रेरी पावर और द इक्वलिटी बिफोर द लॉ, ये 2 तो हमारे यहाँ पर इंप्लीमेंट होते हैं, पर लेकिन तीसरे वाला हमारे यहाँ पे इंप्लीमेंट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है अभी बताऊंगा। पहले देख लीजिए एब्सेंस ऑफ द आर्बिट्रेरी पावर। जिस तरीके से ये हमारे उसमें रखा गया कि कोई भी आर्बिट्रेरी पावर न आए और एक तरीके से इंडिविजुअल की भी एक मान्यता बनी रहे, अच्छे से प्रिवेल कर सके वो भी आराम से। मतलब ये है कि कोई भी मैन हो उसको मतलब किसी भी तरीके से पनिश नहीं किया जाएगा, उसको अकॉर्डिंग टू द लॉ ही पनिश किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि अपने हिसाब से स्टेट अपना कोई भी नया लॉ निकाल के लेके आए और उसको पनिश कर दे, ठीक है ना। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ के सामने सब इक्वल है, ठीक है। और ये भी बात आगे बोली गई है कि इक्वल सब्जुगेशन ऑफ द ऑल सिटीजन, मतलब चाहे रिच हो, चाहे पुअर हो, चाहे ऑफिशियल हो, चाहे नॉन ऑफिशियल हो। तो लॉ ऑफ द लैंड सबके लिए ऑर्डिनरी लॉ के हिसाब से ही काम करेगा। ऐसा नहीं है कि यहां पर डिस्क्रिमिनेट किया जाएगा, ओके। जो तीसरा है उसमें क्या बोला गया है? प्राइमेसी ऑफ द राइट ऑफ द इंडिविजुअल। देखिए यहां पर एक बात निकल के आती है, यहां पर जो बात बोल रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि इंडिविजुअल के राइट्स को इस तरीके से डिफाइन नहीं किया गया, ये यूके की बात की गई है। पर लेकिन अगर हमारे यहाँ पे बात करें, हमारे यहाँ पे फंडामेंटल राइट जो कि इंडिविजुअल राइट है वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रखे गए हैं बाकायदा, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात बोल रहे हैं कि रखा नहीं गया है। तो फर्स्ट और सेकंड अगर इस हिसाब से देखा जाए तो हमारे ऊपर इंप्लीमेंट होते हैं, पर लेकिन जो थर्ड है वो हमारे ऊपर इंप्लीमेंट नहीं होता है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिविजुअल के राइट्स दे रखे हैं जो कि फंडामेंटल राइट है, वो इंडिविजुअल के ही राइट है, और जबकि वहां पर नहीं दे रखे हैं अगर यूके में देखा जाए, ठीक है। तो इसीलिए मैंने बोला था हमने किसी के वहां से ऐसे ही नहीं उठा लिया है कोई भी पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का, अपने सिटीजनशिप अपनी कंट्री के हिसाब से हमने उसको देख के अपने यहाँ पर इंप्लीमेंट किया है। तो इसलिए आप नहीं बोल सकते कि हमने कहीं से कॉन्स्टिट्यूशन बोरो किया है, ये कॉन्सेप्ट कभी नहीं बोल सकते आप लोग, ठीक है। हमने बोरो नहीं किया है उसको, हमने बाकायदा अपने यहाँ पर जो चीज हमारे हिसाब से इंप्लीमेंट की जा सकती थी उनके हिसाब से हमने पूरा वहां से उठाया पोर्शन, ओके, और फिर अपने यहाँ पर मॉडिफाइड करके उसको रखा है। तो आगे क्या बोल रहे हैं कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला है कि रूल ऑफ लॉ जो है उसको बेसिक फीचर बना दिया आर्टिकल 14 का, मतलब उसको बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट दे दिया है और उसको अब चेंज नहीं किया जा सकता है। कैन नॉट डिस्ट्रॉय, इवन द अमेंडमेंट भी उसको चेंज नहीं कर सकता है।
तो ये भी एक कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करने के लिए, सिटीजन ऑफ इंडिया को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट से या फिर किसी भी तरीके से कोई भी हार्म न पहुंचा सके, ये यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर में डाल दिया गया है इसको भी, ठीक है ना। तो ये इस तरीके के बेसिक स्ट्रक्चर इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट टाइम टू टाइम डिसाइड करता है। ये कहीं पर भी स्टार्टिंग में जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन अडेप्ट किया था 26 जनवरी 1950 में, तब से ये बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट नहीं था। ये 1973 में निकल के आया और तब से आज की डेट में ये चलता ही जा रहा है आगे आगे। इसी तरीके से जैसे कोई केस आता है तब सुप्रीम कोर्ट अलग एक नया डिजाइन लेके आता है, नया डेफिनेशन लेके आता है और उस तरीके से ये चेंज होता रहता है, उसी तरीके से चल रहा है। अब तक जो इक्वलिटी की मैं बात कर रहा था उससे रिलेटेड कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, तो ये एक्सेप्शंस हम लोग देख लेते हैं। इनसे भी कई बार क्वेश्चन बनते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन निकल के आते हैं इनसे। तो ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि देखिए इम्यूनिटी दी गई है, मतलब अगर कोई भी गवर्नर या फिर प्रेसिडेंट की पोस्ट पर है तो उनके लिए इम्यूनिटी है आर्टिकल 361 में, ठीक है, कि उनको आंसरेबल नहीं है वो कोर्ट में, उनके ऊपर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चलाई जा सकती। ओके। और हाँ, अगर आप न्यूज़ वगैरह सुनते हैं तो ये वाला एग्जाम्पल तो आप लोगों को अभी लाइव भी देखने को मिला होगा। लाइव कब देखने को मिला? बाबरी मस्जिद जो डिमोलिशन केस है, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट निकल के आया, उसमें लाल कृष्ण आडवाणी, उमा भारती, कल्याण सिंह, मुरली मनोहर जोशी, तो इन सबके नाम आए वहां पर। तो तुरंत तभी आर्टिकल आने स्टार्ट हो गए न्यूज़पेपर में रिलेटेड टू कल्याण सिंह। कल्याण सिंह को बना रखा था राजस्थान का गवर्नर, तो वो राजस्थान के गवर्नर है तो उन पर कोई प्रोसीडिंग नहीं चलाई जाएगी क्योंकि वो गवर्नर की पोस्ट है और गवर्नर की पोस्ट इससे इम्यून रहती है, ठीक है। तो इस तरीके का आप लोगों को अभी लाइव भी एग्जाम्पल देखने को मिला कुछ दिनों पहले ही, ठीक है। तो वो ऑफिस में तब नहीं चल सकती। तो ये सारी बातें लिख रखी है यहाँ पे। जब गवर्नर और प्रेसिडेंट से रिलेटेड आर्टिकल डिस्कस करेंगे वहां पर फिर से ये बातें आएगी, तो वहां पर इसको फिर से अच्छे से डिस्कस करेंगे हम लोग। इसके अलावा क्या है, देखिए लेजिस्लेटिव हाउस में या फिर लेजिस्लेटिव स्टेट के हाउस में या फिर पार्लियामेंट में अगर कोई भी प्रोसीडिंग चलती है तो वो भी इम्यून रहती है। वो भी उसके खिलाफ अगर कोई भी कहीं पे भी छापता है तो वो भी, मतलब चाहे वो न्यूज़पेपर वगैरह हो, चाहे वो टेलीविजन हो, तो वो भी इंप्लीमेंट नहीं होता है। मतलब वो भी एक तरीके से इम्यूनिटी रहती है उनके लिए भी, ठीक है। और खासकर जो इम्यूनिटी यहाँ पर रहती है, यहाँ पर जो रहती है ये रखा गया यहाँ पर आर्टिकल 105 के अंदर तो रहती है पार्लियामेंट के लिए, ठीक है ना। और इसके आगे अगर चला जाए, ये रहती है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए रहती है 194, तो ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए निकल कर आती है यहाँ पे। तो दोनों के लिए यहाँ पर एक तरीके से इम्यूनिटी रहती है। ओके, ये सारे आर्टिकल आप लोगों को रटने नहीं है, जैसे जैसे आगे आएगा फिर से इनको डिस्कस करूंगा मैं, ठीक है ना। तो ये सारे आर्टिकल आप लोगों को रटने नहीं है। इसी तरीके से 5th यहाँ पर दे रखा है 31C के तहत बात की जा रही है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि जहां पर 31C आ जाएगा वहां पर आर्टिकल 14 खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो फंडामेंटल राइट वहां पर वर्क नहीं करेगा। ये क्या है, डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करने का प्रोविजन है, तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है ये। तो 31C को आप लोग याद रख सकते हैं। ओके, इसके अलावा देखिए फॉरेन जो एम्बेसडर होते हैं, डिप्लोमेट्स होते हैं, उनको इम्यूनिटी प्रोवाइड कराई जाती है। मतलब मान लीजिए अगर कोई फॉरेनर एम्बेसडर यहाँ पर रह रहा है या कोई डिप्लोमेट यहाँ पर रह रहा है और उनसे कोई भी मर्डर वगैरह किसी भी तरीके की कोई एक्टिविटी हो जाती है, ठीक है ना, मर्डर तो खैर नहीं पर कोई वैसी एक्टिविटी हो जाती है, तो उनको क्या बोला जाता है कि तुरंत हमारी कंट्री छोड़ दो और अपनी कंट्री में पहुंचे वहां पर, और फिर उनके खिलाफ वहां पर प्रोसीडिंग होती है, तो ये इम्यूनिटी दी जाती है, ठीक है। इसी तरीके से यूएन के जो मेंबर हैं या एजेंसीज हैं किसी कंट्री में, डिप्लोमेट्स हैं, उनको भी ये इम्यूनिटी दी जाती है। ये इम्यूनिटी इसीलिए दी जाती है ताकि एक दूसरे कंट्री से रिलेशन अच्छे बनाए रखे। देखिए अगर किसी भी एम्बेसडर पर या किसी भी इस तरीके के डिप्लोमेट्स पर किसी दूसरी कंट्री में आक्रमण होता है या कुछ भी इस तरीके की एक्टिविटी होती है उनके साथ में, तो एक तरीके से कंट्री के ऊपर आक्रमण माना जाता है वो, ठीक है। तो ये बात निकल के आती है, तो इसलिए उनको कंप्लीट प्रोटेक्शन दी जाती है, ताकि देखिए वो एक तरीके से कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं वहां पर जिस भी कंट्री में रहते हैं, तो इसलिए उनको कंप्लीट प्रोटेक्शन इसलिए दी जाती है, ठीक है ना, ताकि उनके साथ कुछ भी गलत काम ना हो और वो अपना काम अच्छे से आसानी से कर सके जिस भी कंट्री में रह रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। देखिए लेक्चर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक कीजिए, और जब पसंद आता है तो शेयर भी इसको कर दिया कीजिए। और इसके अलावा देखिए क्या करना है, आप लोगों को ये सारे लेक्चर इस तरीके से सुनने हैं कि आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो एक अलग बात है, हमारे अपने कॉन्स्टिट्यूशन को जानना भी है, और ये सबको जानने का हक है, इसीलिए बोलता हूं मैं इसको शेयर भी कर दिया कीजिए दूसरों से। तो आसपास में अपने पानी को क्लीन रखिए और आराम से पेड़ पौधों को सेव रखिए, देखिए, और अपने आसपास सफाई रखने की कोशिश कीजिए जितना हो सके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद।